नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने बंद किया बांग्लादेश का दाना पानी। 6000 मीट्रिक टन से ज्यादा आलू प्याज हो जाएगा बर्बाद। भारत बांग्लादेश सीमा पर 220 से ज्यादा ट्रक फंसे। एकनाथ शिंदे केंद्र में नहीं बनेगी मंत्री। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम पद पर बेशंसे बरकरार। शिवसेना नेता का आया बड़ा बयान। संभल हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। निचली अदालत को दे निर्देश। कहा मामले में ना ले कोई एक्शन। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को लिखा पत्र। कैग की लंबित रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने का दिया निर्देश। बोले सार्वजनिक जांच टालने की हो रही कोशिश। किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। सरकार ने बीसीसीआई से कहा चैंपियंस ट्रॉफी न्यूट्रल वेन्यू पर हो, नहीं तो भारत करेगा मेजबानी। सबसे पहली खबर में बात बांग्लादेश की। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। ढाका का दाना पानी बंद करने की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के महादीपुर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर 6000 मीट्रिक टन आलू और प्याज की सप्लाई रोक दी गई है, जिससे बांग्लादेश में आलू प्याज की कीमत आसमान छू रही है और भारत से गुहार लगाई जा रही है कि मोदी सरकार अपने फैसले पर विचार करे। दरअसल जब से हिंदुओं पर हमले की खबर सामने आई है, तब से भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि हिंदुओं अगर सुरक्षित नहीं होंगे तब तक भारत से कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा। इससे पहले अडानी ने बिजली काट दिया था। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है। क्या लग रहा है, क्यों पीएम मोदी ने हुक्का पानी बंद कर दिया है? भाई आप हिंदुओं को काटेंगे यहां पे, आपको क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान से खैरात जाएगा? दाना पानी सब बंद कर दिया जाएगा। ये कठपुतली ही मोहम्मद यूनुस वहां बैठ के सरकार संभल नहीं रहा तो इन लोगों ने वो पाकिस्तान की टेक्निक अपना ली कि हिंदुओं को टारगेट करो, हिंदुस्तान को टारगेट करो, मोदी को टारगेट करो, ताकि उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में उसके ऊपर किसी का ध्यान न जाए। समस्या क्या है? 18% से ऊपर वहां की महंगाई दर चली गई है। वहां पे पैसे नहीं है। चीजों को इंपोर्ट करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है। कहीं से लोन नहीं आ रहा। और इनके जो मां बाप बैठे हुए थे वॉशिंगटन डीसी के अंदर, बाइडेन सरकार हार चुकी है, तो आप हिंदुओं को टारगेट करना आपने शुरू कर दिया। अभी आलू और प्याज रोका गया है, बिजली रोकी गई है। ये लोग पागल हो जाएंगे। ये जो हिंदुस्तान से पंगा लेने की जो कोशिश ये लोग कर रहे हैं, भाई ये प्याज जो पड़ा हुआ है बॉर्डर के ऊपर वो हिंदुस्तान में आ जाएगा। डबल फायदा होगा हिंदुस्तान का। चीजें देश के बाहर नहीं जाएंगी तो प्याज सस्ता होगा हिंदुस्तान में। वो तो हम उनकी मदद कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि वो बिकेगा नहीं। आलू प्याज क्या कोई फल थोड़ी कि 2 दिन में सड़ जाता है। आलू प्याज तो लंबे समय तक चलने वाला चीज है। वो कहीं देश के अंदर बिक जाएगा तो व्यापारियों को कोई खास उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन सबक तो सिखाया जाएगा। तो मोदी सरकार की तरफ से जो ये फैसला लिया जा रहा है कि बांग्लादेश को थोड़ा सा इसकी चाबी को टाइट किया जाए, वो बिल्कुल सही फैसला है जी। वहीं महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने यह बात कही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना नेता शिरसाट ने कहा है कि एकनाथ शिंदे केंद्रीय मंत्री का पद नहीं लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो डिप्टी सीएम पद भी स्वीकार नहीं करते हैं तो यह पद पार्टी के किसी और नेता को दिया जाएगा। बता दें कि बीते दिनों पीएम मोदी और अमित शाह से फोन पर बातचीत और फिर मुलाकात के बाद ही शिंदे की ओर से बयान आया था कि वो सीएम को लेकर बीजेपी के फैसले मानेंगे। सीएम पद को लेकर उनकी ओर से कोई अड़चन भी नहीं आएगी। अब कहा जा रहा है कि ना मंत्री बनेंगे ना डिप्टी सीएम बनेंगे। क्यों? देखिए, ये राजनीति का खेल है। एक बात तो तय है कि देवेंद्र फडणवीस वहां के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। डिप्टी सीएम कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बातचीत हुई, अमित शाह जी के साथ जो बातचीत हुई, शिंदे को कहा गया कि आप डिप्टी सीएम बने। उन्होंने मना कर दिया।
उन्होंने कहा कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा, एक बार सीएम बन गया, अब डिप्टी सीएम बनना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं अपने किसी और व्यक्ति को अपनी पार्टी से डिप्टी सीएम बनाऊंगा। तो यहां से भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया कि भाई वो दूसरा व्यक्ति कौन होगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनका बेटा श्रीकांत शिंदे होगा। इस पे भारतीय जनता पार्टी एग्री नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि फिर वही बात हो जाएगी, फिर ये परिवारवाद की वजह से आपको हमने मुख्यमंत्री बनाया। उद्धव ठाकरे कौन बुरे थे? जब हमको किसी और का ही बनाना था तो उद्धव ठाकरे को ही बना देते। तो एक तो वो, और दूसरी चीज कि आप अपने बेटे को बनाएंगे, कई सारे सीनियर लोग आपकी पार्टी में आपके साथ हैं, वो फिर इधर उधर भागेंगे तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप अपने बेटे को डिप्टी सीएम के लिए मत आगे बढ़ाइए, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा इमेच्योर भी है, बहुत एग्रेसिव भी है, एक्सपीरियंस नहीं है, और इसलिए उनको अचानक से देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के समकक्ष खड़ा कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी इस पे एग्री नहीं कर रही है, इसलिए ये स्टेलमेट चल रहा है। जी, इस खबर में बात संभल विवाद की। संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश देते हुए निचली अदालत से संभल जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई न करने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है और कहा है कि अब हाई कोर्ट के निर्देश पर ही कोई कार्यवाही हो सकेगी। दरअसल मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मस्जिद का सर्वे कराने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि वो उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए। पीठ ने कहा कि यह मामला उचित मंच पर उठाया जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, देखिए। सुप्रीम कोर्ट के लोग किस लिए गए थे? कि सर्वे रुकवाना है, लेकिन सर्वे तो हो गया। इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा ये है कि ये जो हिंसा भड़की है उसके ऊपर आगे रोक लग जाए, इसके ऊपर कोई कोअर्सिव एक्शन ना हो। जिस तरीके से योगी सरकार डंडे चला रही है, वहां लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, जितना नुकसान हुआ है इस बवाल के अंदर, वो सब इन लोगों के पॉकेट से लिया जाएगा। जितने दंगाई हैं उनके घर को कुर्क करके ये सारी संपत्ति का जो है न्यारे वारे किए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 फैसले दिए। पहला जो सबसे अहम है वो ये, योगी सरकार से कहा कि शासन प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर में कोई कोताही नहीं, मतलब ग्रीन सिग्नल, जिन लोगों ने हिंसा की है उसको ठोको, ये ग्रीन सिग्नल मिला है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि सर्वे तो हो गया, लेकिन सर्वे की सुनवाई और उसके ऊपर आगे की कार्रवाई ये तब तक रुकी हुई है जब तक ये मामला हाई कोर्ट से फाइनल ना हो जाए। जो रिपोर्ट देनी थी आज, वो अभी तैयार नहीं है। ये लोग तो वैसे ही कोर्ट जा रहे थे कि अभी हमारा तैयार नहीं हुआ है रिपोर्ट हम तैयार करके 15 दिन के बाद हम देंगे। तो ये एक्सटेंड हो गया। अब मामला हाई कोर्ट में गया है। अब हाई कोर्ट में ये लोग तो इसमें भी गए थे, काशी के मामले में। तो काशी के मामले में तो हाई कोर्ट ने भी कहा था कि भाई सर्वे करने में क्या दिक्कत है, सर्वे करने से तो ये मालूम चलेगा कि वस्तु स्थिति क्या है, बाकी आगे की कहानी तो आगे की होगी। अभी तो सिर्फ सर्वे है, सर्वे वैलिड है या नहीं है और सर्वे में क्या क्या है। तो यही आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को चारों तरफ से झटका लगा है और योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया गया है। जी, और अब बात दिल्ली सरकार की। दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर कैग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को कहा है। यह रिपोर्ट वर्षों से लंबित है। उपराज्यपाल ने पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि इन रिपोर्टों को चालू सत्र में पेश किया जाए। मुख्यमंत्री आतिशी को लिखे पत्र में एलजी ने जिक्र किया है कि कैग की रिपोर्ट लगातार पेश करने के लिए लिखता रहा हूं, लेकिन एक सरकार जो पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे पर सत्ता में आई थी, वह
जानबूझकर खर्च की सार्वजनिक जांच से बच रही है। इससे पहले 17 अगस्त को एलजी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कैग की रिपोर्ट सदन पटल पर रखने के लिए कहा था। क्या लग रहा है इस बार ये लोग मान जाएंगे? रिपोर्ट पेश होगी। ये तो कहावत है, आ बैल मुझे मार। मैं बार बार कहता हूं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है केजरीवाल। 10-10 सीएजी रिपोर्ट पड़े हुए हैं और ये ड्यूटी है सरकार की कि आपने जो कुछ भी खर्च किया है उसको ऑडिट होने के बाद सीएजी जब ऑडिट करती है उसको आप पटल पे रखें। पटल पे रखने का मतलब ये है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। घोटाला करके बैठा हुआ है, उसको तो मालूम है सीएजी में क्या क्या है। हर जगह इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। अगर सारे सीएजी रिपोर्ट अगर आ गए अभी तो आप ये समझ लीजिए 10-12 घोटाले जो है अपने आप बाहर आ जाएंगे। ये पागल हो जाएगा, फरवरी तक मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा, इसलिए वो छुपा रहा है। तो कुछ तो पर्दादारी है, ये छुपाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये सीएजी की रिपोर्ट में पूरी तरीके से ये पकड़ा गया है और इसलिए वो दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अब सवाल भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब से है कि जब ये सरकार उद्दंडता पे उतारू है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। लीडर ऑफ अपोजिशन को, जो विपक्ष का जो नेता है, कोई विधायक है, उसको सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाना चाहिए कि ये सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों को निर्वाह नहीं कर रही है। एलजी साहब रिकमेंड करके भेजें कि ये सरकार कानून के हिसाब से चल नहीं रही है, हटाइए इस सरकार को इस वक्त। लेकिन वहां ये लोग के हाथ पैर फूलने लगते हैं कि भाई ये इलीगल काम तो कर रहा है लेकिन कोई एक्शन ले लेंगे तो चुनाव में जो है उसको फायदा हो जाएगा। तो सब लोगों की इसमें जो है वो गलती नजर आ रही है। आखिरी खबरों में बात पाकिस्तान को लगी मिर्ची की। टीम इंडिया किसी भी कंडीशन में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं माना तो टीम इंडिया टूर्नामेंट नहीं खेलेगी। अगर पीएससीबी ने टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया तो भारत इसकी मेजबानी के लिए भी तैयार है। आईसीसी ने इसको लेकर मीटिंग बुलाई है जिसमें वेन्यू को लेकर फाइनल फैसला लिया जाएगा। वहीं सरकार ने बीसीसीआई से आईसीसी में अपने तर्क को मजबूती से रखने के लिए कहा है और आईसीसी में पाकिस्तान के हालात और खिलाड़ियों की सुरक्षा की अहमियत बताने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि पाकिस्तान में पिछले दिनों शिया मुसलमानों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद शिया मुसलमानों ने सुन्नी समुदाय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दंगे शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है ये। देखिए, पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, उसको वहां पे वैसे भी क्या करोगे तुम चैंपियंस ट्रॉफी करवा के? आपके स्टेडियम्स ही तैयार नहीं है, 2 महीना बाकी है टूर्नामेंट शुरू होने में। वो हिंदुस्तान की तरह थोड़ी है। कहा गया भाई चैंपियंस ट्रॉफी आपको करना है, आपके स्टेडियम तो अभी तैयार ही नहीं हुए हैं। आईसीसी के पास पूरी रिपोर्ट है। दूसरी चीज, कहां रोकोगे भाई? आपने तो सिर्फ दंगों के बारे में बताया कि शिया सुन्नी वहां पे लड़ रहे हैं। पिछले 5-6 दिन में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन मामला सिर्फ उतना ही नहीं है। इस्लामाबाद बंद है, हर शहर में ये इमरान खान के कारकुन, उसके कार्यकर्ता सड़क जाम करके बैठे हुए हैं। आगजनी हो रही है, हंगामा हो रहा है, शूट साइट का ऑर्डर दिया हुआ है, आर्मी सड़कों पे है। तो किस हिसाब से आप करोगे वहां पे मेजबानी? हिंदुस्तान वाले तो चले भी जाते, वहां तो एक पटाखा फूटेगा, ये न्यूजीलैंड वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लैंड वाले डर के मारे भाग निकलेंगे। फिर कहां क्या करते रहोगे तुम? तो यहां तो आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं अमित शाह के बेटे, तो कहां जाओगे? हिंदुस्तान से पंगा लेना कितना मुश्किल है, यह पाकिस्तान को समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।